कंसेप्ट में, यानी मोल कंसेप्ट क्या है और मोल हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। मोल कहाँ किसे जाता है, मोल का मतलब क्या, पहले ये समझो। सभी बच्चे एक चीज जानते हैं कि अगर आप एक इलिटरेट अनपढ़ आदमी से केले खरीदते हैं, सब्जी वाला केले बेच रहा है, फल वाला फल बेच रहा है, उससे आप केले खरीदते हैं, तो कैसे खरीदते, क्या कहते हैं उसको, भाई 1 दर्जन केले दे दे, 2 दर्जन केले दे दे, तो क्या करता है वो, 1 दर्जन केले का मतलब क्या करेगा, 12 केले काउंट करके आपको दे देगा। पता है उसको भी 1 दर्जन का मतलब क्या है। तो मैं बोलूं 12 केले दे या 1 दर्जन दे, बात बराबर ही है। 12 बोलने में, 12 बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसको छोटा करके बोल दिया मैंने, इसको मैंने छोटा करके बोल दिया कि भाई 1 डजन बनानास। दूसरी चीज देखिए, एक तो मैंने लिखा कि भाई जैसे 1 डजन, इसका मीनिंग होता है 12 बनानास। अभी आईपीएल खत्म हुआ है, देखा सब बच्चों ने, भाई किसकी टीम जीती फाइनल, नहीं किसकी, तुम्हारे में सेलेक्ट की होगी ना टीम, केकेआर किसी की थी टीम, देखो उन साहब की केकेआर थी, पूरा टाइम इसी पे लगा। तो भाई उसमें और भी सचिन तेंदुलकर को भी सब जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, सब जानते हैं, पुराने नए सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर। अब मैं कहता हूं कि किसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने 2 सेंचुरी मारी, ऐसे बोलते, 2 सेंचुरी बनाई नहीं बोलते, मारी बोलते, 2 सेंचुरी मारी, 2 सेंचुरी बनाई। कितने रन बनाए, कितने रन बनाए, 200 रन। आगे का समझ, तो 200 रन कहें या 2 सेंचुरी कहें, 100 रन कहें या 1 सेंचुरी कहें, बात बराबर है, ठीक है। अब जरा थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी एक हमारे पास बड़ा सा नंबर है, केमिस्ट्री में हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है, मैं नंबर लिख रहा हूँ 6.022 10⁻²⁰। मान लीजिए किसी अंबानी, अडानी, या हो सकता है यहाँ पर भी कोई बैठा हुआ ऐसा बच्चा, उसके फादर के अकाउंट में इतने पैसे हैं, 6.022 10⁻23 रुपीज़ है उसके अकाउंट में। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत बड़ा नंबर है ये, पूरे वर्ल्ड का पैसा आ जाएगा इसमें, पूरे वर्ल्ड का पैसा आ जाएगा, फिर भी ये नंबर छोटा पड़ जाएगा, मतलब बड़ा रहेगा, फिर भी नंबर ही छोटा नहीं पड़ेगा, बड़ा रहेगा। तो भाई किसी के अकाउंट में इतने रुपीस हैं, ठीक है, और सीबीआई को पता चल गया ना इतने पैसे इसके अकाउंट में, बड़े सारे पैसे, सीबीआई इसको पकड़ के ले जा रही है, वो पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है कि भाई कहां से आए इतने पैसे, इंक्वायरी करने के लिए। उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, चीखता चिल्लाता, क्यों ले जा रहे हो मेरे पापा को, भाई क्या किया मेरे पापा ने। वो गाड़ी में बैठता बैठता कहता है, बेटा 1 मोल रुपीस है मेरे पास, गाड़ी चली जाती। अगर बेटे ने थोड़ी बहुत ही केमिस्ट्री पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, तो उसे पता चल जाएगा, अरे यार मजा आ गया, बड़े पैसे हैं, जाने दो जाने दो इसको जेल में, आज तक मुझे बताया ही नहीं। और अगर वो ये कहे, बेटा मेरे अकाउंट में 6.022 10⁻23 रुपीज है, क्या क्या पापा, क्या मेरे अकाउंट में 6.022 10⁻20, तो गाड़ी निकल गई, पता नहीं क्या बता के गए पापा मेरे अकाउंट में क्या है। एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, ऐसे फटाक से बोल दिया 1 मोल रुपीस। आई बात समझ में? तो प्रैक्टिकल बात समझ में आ गई सब बच्चों को कि मोल हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज मोल। मोल का मतलब क्या है, एक बड़ा नंबर, इतना पार्टिकल है, इतने रुपीस हैं आपके पास, ठीक है, इतने मेरे पास एप्पल्स हैं, इतने मेरे पास बनाना है, तो ये ना बोल करके मैं क्या बोलूं सीधा सीधा, आई हैव 1 मोल एप्पल।
पूरे वर्ल्ड के एप्पल नहीं होंगे। आई हैव 1 मोल एप्पल, तो 1 मोल एप्पल बोले 6.022 10 raised to the power 23 एप्पल बोले बात बराबर। तो एक चीज समझ में आ गई, मोल कब यूज करते हैं? बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने में आसानी रहे, लिखने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट था मोल का। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डिफाइन कीजिए मोल को, डिफाइन कीजिए, डिफाइन, सब कुछ नोट करते जा रहे हैं आप, डेफिनेशन क्या होगी मोल, तो क्या बात समझ में आई? इट इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन समझते हो? इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23. It is the collection of 6.022 into 10 raised to the power 23 particles और आर्टिकल्स। ये कोई पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स, ये कोई चीजें भी हो सकती हैं, आर्टिकल्स। उसे सिंपली हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स और आर्टिकल्स। कितने बच्चों को सीधी सी बात डेफिनेशन समझ नहीं आ गई? बोल के दिखाइए। नोटबुक बंद करें, बंद कर ले भाई, घर पर 10th क्लास हो रहा है, मिला के देखो, पढ़िए 1 2 3। क्यों यूज कर, मोल कंसेप्ट को यूज क्यों करते हैं? बेसिक क्या समझे? क्यों यूज करते हैं इसको? बड़े नंबर को छोटा, फटाक से बोल, बस खत्म, एक मोल। आई बात समझ में? ठीक है जी। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मोल की डेफिनेशन के बाद। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपसे क्या पूछे? व्हाट इज एटॉमिक मास? अगर कोई एटॉमिक मास के बारे में पूछे, एटॉमिक मास को कैसे बताते? तो एक लेमैन को बताना है एटॉमिक मास या खुद समझना है, तो सिंपली एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है एटॉमिक मास? मास ऑफ, पहली बात तो ये लिख रहे हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है बेटा? तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। एटम होते हैं बहुत छोटे, एक छोटे एटम का मास निकालना इट इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, छोटे छोटे एटम का मास निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत टाइनी पार्टिकल है एटम, तो हमने कुछ दूसरे तरीके निकाले, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के तरीके निकाले। ठीक है, और ये सारे मेथड निकाले एवोगैड्रोस लॉ से। कहां से निकाले? एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है, क्या कहता है बताओ, जल्दी से बताओ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? अगर गैसों के क्या लिए जाएं, क्या लिए जाएं? इक्वल वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ली है और भाई मैंने ऑक्सीजन ली, दो गैस ली। क्या ली मैंने? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों के मैंने इक्वल वॉल्यूम लिए। इसका भी मैं ले लेता हूँ 10 लीटर, इसका भी ले लेता हूँ 10 लीटर। दोनों का टेम्परेचर रखता हूँ सेम 25 डिग्री, दोनों का प्रेशर भी सेम रखता हूँ 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर दोनों के सेम वॉल्यूम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। ठीक है,
अगर मैं कह रहा हूं इसमें x1 मोल है तो बेटा इसमें कितने मोल्स होंगे x2, और दोनों में क्या रिलेशन होगा x1 इज इक्वल टू x2। अब मैंने दो कंटेनर लिए हुए है ना, दोनों का वॉल्यूम में 10-10 लीटर मैंने गैस फिल की हुई है, दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, पिस्टन लगे हुए कंटेनर में, प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से पिस्टन मूव करेगा, वॉल्यूम उसी रेशो में चेंज होगा, राइट। तो भाई जब इन दोनों के वॉल्यूम मैंने निकाल लिए और जो दो कंटेनर हैं, सुनना बड़े काम की बात बता रहा हूँ, दोनों जो कंटेनर हैं खाली कंटेनर, उनका भी वेट निकाल सकते हैं। अरे जो गैस का सिलेंडर होता है इसका वेट नहीं होता, खाली का वेट नहीं होता, इसका वेट निकाल सकते हैं। फिर दोनों में हमने सेम टेम्परेचर प्रेशर पर सेम वॉल्यूम दो गैस का फिल कर दिया, ठीक है। मैंने कहा दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। अगर दोनों के मास की रेशो निकाल करके देखी गई, क्या निकाल के देखी गई? मास रेशो। क्या निकाली गई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो निकाल के देखी गई। वॉल्यूम तो पता थे, खाली सिलेंडर के मास भी पता थे, गैस फिल करने के बाद में मास पता चल जाएगा, बोल सकते हैं बड़ी चीज है 10 लीटर ठीक ठाक वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा कि भाई मास रेशो जो यहाँ पर आती है, हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो दो, मतलब एक एटम का 1 ऐसे ही मान लिया मैंने, और भाई दूसरे का हो गया आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 30। यहाँ पर जब मैं मास रेशो निकालता हूँ 1:16 आती है, कितनी आती है 1:60, यानी 10 लीटर हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो दूसरे सिलेंडर में 10 लीटर ऑक्सीजन है तो उसका मास कितना आएगा 16, दोनों की रेशो 1:16 आएगी। इसे कहते हैं रिलेटिव मास। क्या कहते हैं इसको? इसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास के बेस पर ही हमने डिफरेंट एटम के मास निकाले, और भाई एटॉमिक मास जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके कंपैरिजन में निकाले जाते हैं आज की डेट में? कार्बन 12 किसके रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं वैसे? कार्बन 12। कार्बन 12 को बनाया गया स्टैंडर्ड, कार्बन 12 को बनाया गया रेफरेंस। किसे बनाया गया रेफरेंस? कार्बन 12। रेफरेंस का मतलब समझो, मेरी तरफ देखो, रेफरेंस का मतलब समझो, रेफरेंस का क्या मीनिंग है? आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ से चलते हैं कुल्लू से चंडीगढ़ के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कुल्लू टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एंट्री हो चुकी है आप, लेकिन अभी भी लिखा हुआ आ रहा है जो साइड में माइलस्टोन लगा है, चंडीगढ़ 5 किलोमीटर, चंडीगढ़ 3 किलोमीटर, मतलब चंडीगढ़ में आपके हिसाब से एंट्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस पर लिख रहा है 2 किलोमीटर रह गया अभी चंडीगढ़। ऐसे ही कुल्लू में भी आप जब एंट्री करते होगे तो कुल्लू में एंट्री हो चुकी है, लेकिन लिखा हुआ है अभी कुल्लू 2 किलोमीटर। ऐसा आपने कभी नोटिस किया? और दिल्ली में तो एंट्री करते, दिल्ली 15 किलोमीटर, मतलब दिल्ली में एंट्री होगी 15 किलोमीटर। व्हाट इज दिस? जहां आपका बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है वहां पर एक माइलस्टोन लगाया जाता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कुल्लू 0 किलोमीटर। देखना नॉर्मली बस स्टैंड के आसपास मिलेगा आपको स्टोन लगा, या रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा कुल्लू 0 किलोमीटर, चंडीगढ़ 0 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि वहां पर हमने रेफरेंस बनाया, वहां पर एक पॉइंट बनाया। रेफरेंस का मतलब जिसके बेसिस पर हम पूरी डिस्टेंस चंडीगढ़ और कुल्लू के बीच की मेजर कर रहे हैं। तो भाई वहां पर 0 किलोमीटर कुल्लू का मतलब हो गया कि डिस्टेंस यहां से मेजर करनी शुरू की, और चंडीगढ़ में जहां चंडीगढ़ का बस स्टैंड है वहां पर एक माइलस्टोन लगा गया, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है चंडीगढ़ 0 किलोमीटर। उन दोनों माइलस्टोन के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज। तो हमने क्या किया, कार्बन को क्या बनाया? रेफरेंस बनाया, स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया कार्बन को? आज की डेट में कार्बन को क्या यूज करते हैं? एज अ रेफरेंस। और क्या किया हमने? कार्बन का एक एटम लिया। क्या लिया कार्बन का? 1 एटम। कितने एटम लिए कार्बन के भाई? कितने एटम लिए? और कार्बन के एक एटम को लेकर के उसे छोटे छोटे 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। किसमें डिवाइड कर लिया? एप्पल के बाग कितने बच्चों के यहाँ से हाथ उठा के बताएं जिनके यहाँ एप्पल के बाग है?
सीधा ऐसे सीधा हाथ उठा। हाँ, तो एप्पल के सीजन को ध्यान रखना जरा। अब एक एप्पल आपने लिया, बड़ा सा एप्पल ले लिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसे मान लीजिए कार्बन एटम, क्या मान लीजिए, और अब उसके क्या कीजिएगा, इक्वल 12 पीसेस कीजिए, 12 पार्ट कर लीजिए, इसके ऊपर काट ली, छोटे छोटे पार्ट कर लिए, बराबर बराबर कर लिया, अप्रोक्स बराबर कर लिया। क्या हो गया भाई साहब, कुछ ना कुछ करता रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो वी हैव टू डिवाइड an apple in 12 parts, and this one apple is supposed to be one atom of carbon, right? ऐसे ही कार्बन लिया, उसके बराबर इक्वल 12 पार्ट किए, तो उसके एक पार्ट का नाम हमने रखा 1AMU। क्या नाम रखा, 1AMU। What is AMU? Atomic mass unit, atomic mass unit, 1AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आज की डेट में बेटा इसे सिर्फ यू भी कह देते हैं, एनसीईआरटी में यू लिखा हुआ है, यूनिफाइड स्केल। यू मींस यूनिफाइड स्केल, यूनिफाइड मींस यूनिवर्सल, सबके लिए अप्लाई। ठीक है, सभी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सभी का मतलब ये है जितने भी आपके एलिमेंट हैं, मॉलिक्यूल है, एटम है या मॉलिक्यूल, सबके लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। एक ऐसा स्केल बनाया जिस स्केल पर सबको माप के रख दिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी आप लोगों ने, पीरियोडिक टेबल में सबके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ, सबके लिए वो एटॉमिक मास जो है वो यू में लिखे थे, एटॉमिक मास यूनिट में लिखे हुए, यूनिफाइड स्केल में लिखे हुए। तो यू हैव टू राइट AMU, यू राइट यू, एक ही बात। तो AMU क्या है बेटा, अभी एप्पल के कितने पार्ट किए थे, ये छोटा बच्चा बताएगा, 12 पार्ट किए। एक पार्ट का नाम है एप्पल के 1AMU। अगर यहाँ पर कार्बन लिख दूं तो कार्बन के 12वें पार्ट का नाम है 1AMU। तो 1AMU किसके इक्वल बताइए भाई, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कोई समस्या, बैठ जाइए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्या बच्चों, ठीक है। अब मैं कोई एटम लेता हूं, कोई भी एटम लेता हूं, मान लीजिए मैंने अब नाइट्रोजन का एटम लिया, किसका एटम लिया, मैंने ऑक्सीजन का एटम लिया, मैंने सोडियम का एटम लिया, मैंने किसी कोई भी एटम लिया, राइट। अब इस सोडियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का एक एटम मैंने लिया, अब ये सब इमेजिन हो रहा है, ठीक है, ले नहीं सकते एक एटम ऐसे, इतना आसान नहीं, एक एटम को लेके रख लो भाई तराजू में, जैसे हम एप्पल तोलते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। इमेजिन कर रहे हैं अब, तो भाई क्या देखा गया, अब एक तराजू ले ली मैंने, नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर तराजू और ये लेनी पड़ेगी, तोल के एप्पल बेचोगे फिर, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, इसलिए पढ़िए साथ। तो भाई मैंने क्या किया, जैसे सब्जियां तोलते हैं ऐसा काम हो रहा है, एप्पल तोल रहे हैं ऐसा समझ लीजिए, तराजू वैसे ली, एक तरफ वेट रखे हुए, एक तरफ एप्पल रखे हुए। अब मैंने क्या किया, तराजू में एक ये सोडियम का एटम उठाया और तराजू के एक तरफ रख दिया, ठीक है। और मेरे पास में कार्बन के छोटे छोटे पार्ट पड़े हुए, क्या नाम है उन कार्बन के पार्ट का, 1AMU, राइट। आइए मत सोचिएगा कि 12 ही पार्ट है, अरे बतेरे सारे कार्बन के एटम है, कितने काट लो, एक एप्पल है, दूसरा काट लो, तीसरा काट लो, कितने काट कर छोटे छोटे पार्ट बना लो सकते। अब मैंने उसके ऊपर एक पार्ट रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखे, 5, 7, 20, 21, 22, 23, कितने पार्ट रखे मैंने उसके छोटे छोटे AMU, 23। और जैसे 23 रखे तो तराजू के जो दोनों पलड़े पैन है बराबर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सोडियम के एक एटम में ऐसे ऐसे कितने पार्ट रखे जा सकते हैं, 23। इसका मतलब सोडियम का एक एटम, सुनना मेरी बात ध्यान से, सोडियम का एक एटम कार्बन के
1/12 पार्ट्स का कितने टाइम हैवियर है? 23 टाइम्स। मैंने लिया ऑक्सीजन का एटम। किसका एटम लिया? ऑक्सीजन का। ये एटम लिया। ऐसे ही पार्ट रखे 1 2 3 4 5 10 15 16 रखे, तराजू बराबर हो गई। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 16 टाइम हैवियर है। इसे क्या कहा जाता है? किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? कितने बच्चों को मेरी बात ठीक ठीक से समझ में आ गई? तो कैसे समझे बेटा इसको कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक एटम, कितने एटम? कितने एटम? किसके साथ कंपैरिजन करना है? रेफरेंस किसको बनाया है? C12 को। उसके 1/12 पार्ट से वो कितने टाइम हैवियर है, उसे क्या कहा जाएगा? उसका एटॉमिक मास। दैट वी से इट्स एटॉमिक मास। तो बेटा ये तो एक समझाने के लिए आपको डेफिनेशन बताई कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। अब साइंटिफिक डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स that an atom of an element, it is the number of times, यहाँ तक लिखिए, it is the number of times that an atom of an element is heavier than, that one atom of an element is heavier than, heavier HEAVIER, भारी, is heavier than 1/12 part, ये ऐसे लिखना है 1/12, right, like this, 1/12 part of one atom of carbon 12 is heavier than 1/12 parts of one atom of carbon 12 isotope। क्या बात समझ में आ गई? Should I repeat? Should I repeat? कितने बच्चों को बात ठीक से समझ में आ गई? हाथ उठा के बताएं, डेफिनेशन पढ़ के दिखाएं। 1 2 3। That an atom of an element is heavier than 1/12 part of one atom of carbon 12 isotope। ठीक है जी, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा बेटा इसको? एटॉमिक मास। ठीक है जी, उसे कहेंगे एटॉमिक मास। समझदार बच्चे बहुत कम एनर्जी में काम चलवा रहे हैं। अब जैसे मैं कहता हूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखा ना, ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब समझ गए, ये O की बात हो रही है, O2 की नहीं। वन एटम का मतलब O, नॉट O2। O2 मॉलिक्यूल हो जाए। तो बेटा ये किसके इक्वल होता है? किससे इसका कंपैरिजन करेंगे, किस तरह से इसको निकालेंगे? तो क्या ये मैथमेटिकली किसके इक्वल होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करें? 1 AMU से। 1 AMU से वो उसी तो कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले लिख लो फिर बताओ। यहाँ पर आप लिखिएगा 1/12 मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ one atom of carbon।
इसे कहा जाता है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी, ग्राम एटॉमिक मास। आगे चल रहा हूँ, ये जो बात में थोड़ा कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा, जैसे ग्राम एटॉमिक मास बताऊँ। पहले तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसे एक सिंपल सी बात लिख रहे हैं। ये एक मैथमेटिकल रिलेटिव टर्म है कि किसी का भी एटॉमिक मास आपने निकाला, एक apparatus होता है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं किसी भी एटम का? जो एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला, दैट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। उसके कंपैरिजन करने के बाद में जो वैल्यू आती है, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। आई बात समझ में? स्पेक्ट्रोमीटर से मास निकाला, मान लीजिए मैंने किसी का 15, कितना निकाला? 15। उसको फिर मैंने किससे डिवाइड किया? 1/12 पार्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इससे जो मास आएगा दैट वी से रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी, क्या आएगा? क्या कहेंगे इसको हम? रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे चलते हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, an atom of an element X, an atom of an element X, element का नाम X है, an atom of an element X is 36 times heavier, ये लिखा 36, an atom of an element X is 36 times heavier than 1/12 part of 1 atom of carbon 12, 1/12 part of 1 atom of carbon 12। ठीक है, what is its atomic mass? किसका एटॉमिक मास की बात कर रहा है? एक्स के एटॉमिक मास की बात कर रहा है। तो क्विक आंसर आ जाना चाहिए इसका, तो सेकंड्स में आंसर आ जाना चाहिए। 36 क्या? AMU। कितने बच्चे बात समझ गए? जितने टाइम हैवियर उतना ही उसका एटॉमिक मास। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हाइड्रोजन एटम का 1.008 AMU। कितना होता है? 1.008। हम 1 ले लेते हैं कैलकुलेशन में, एक्चुअल में 1.008 होता है। दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास विद रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है जी, बोलो बच्चों। ओके, अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, देखो बेटा ये क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। when atomic mass is expressed in ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर दीजिए, किस में रिप्रेजेंट कर दीजिए? ग्राम में, यानी इट इज ग्राम एटॉमिक मास। समझते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने लिखा बच्चों, मैं लिखता हूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसका सीधा सीधा मतलब है सोडियम के एक एटम का मास। कितने एटम का मास? 1 एटम। और क्या लिखा जाएगा? 23 AMU। समझ रहे? मैं कहता हूं इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखिए। क्या लिखिए? ग्राम एटॉमिक मास। बोलो क्या बताया? AMU हटाइए, वहां पर क्या लगा दीजिए? ग्राम लगा दीजिए। दिस इज 23 ग्राम। कोई समस्या? मैं कहता हूं मेरे पास है नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ, अब एटॉमिक मास कह रहा हूं तो भाई इसका मतलब नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में N है, N2 नहीं है। इसका एटॉमिक मास मैंने लिखा 14 AMU।
कितना लिखा 14 के। मैं कहता हूँ उसका ग्राम एटॉमिक मास लिखिए, क्या लिखिए 14। तो क्या हो जाएगा बच्चों 14 ग्राम। कोई समस्या है इसमें तो बता दें, अभी के अभी सॉल्व कर दी जाएगी। तो एक एटम का मास नॉर्मली लिखा जाता है AMU में और ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाता है ग्राम में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि भाई जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं, ये कितने एटम का मास था 23 इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का मास। ये बताइए नाइट्रोजन का 14 mu में कितने नाइट्रोजन के एटम का मास है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। बोलो बच्चों, समझ में बात आ गई क्या? प्रॉब्लम ये है कि जब एटॉमिक मास को मैंने ग्राम में लिखा तो क्या ये एक ही एटम का मास है? एक एटम का मास नहीं है ये। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास ऑलवेज रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल एटम्स। कितने एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है बच्चे? 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में ग्राम एटॉमिक मास है किसका? सोडियम का। कितना? 23 ग्राम। तो ये कितने एटम का मास है? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल का मतलब 6.022 23 एटम्स का मास है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मैं कहता हूं मेरे पास है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये सोडियम की बात है और ये बात कर रहा हूं हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो मैंने कहा वैसे तो 1.008 होता है, सिंपल सिटी के लिए मान ले लेते हैं, जैसे 1 ग्राम। बताइए कितने हाइड्रोजन के एटम का मास है? 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है। कितने एटम होंगे? 6.022 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है। कितने बच्चे समझ गए इस पॉइंट को? कुछ ये बात आपको अलग सी तो नहीं लग रही? 23 ग्राम, उसमें भी 6.022, ये 1 ग्राम, इसमें भी इतने सेम नंबर एटम्स। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें आपको? देखो अभी समझा देते हैं 10 सेकंड। इस क्लास के मैं 23 स्टूडेंट ले लेता हूँ। कितने स्टूडेंट ले लेता? 23। कितने स्टूडेंट लिए भाई बताओ? आप खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े होके बताओ। 23 स्टूडेंट लिए, बैठ जाओ। उन 23 स्टूडेंट का मैंने मास निकाल लिया, वेट कर लिया अपना, राइट? अप्रोक्स मान लो एक का 50 किलो तो होगा ही, बड़े बड़े बच्चे हैं। ठीक है जी, तो कितने किलोग्राम हो जाएगा जरा बताएं? 23 इंटू 50, 22 ले लो, 22 ले लो, 23 1150 किलोग्राम हो जाएगा 23 का। बोलो। अब मैं जाता हूँ नर्सरी क्लास में। कौन सी क्लास में जाता हूँ? नर्सरी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर। वहाँ से भी 23 स्टूडेंट निकाल लेता हूँ। कितने? 23। उनका मास निकालता हूँ। उस तरह कोई 10 किलो का है, कोई 15 किलो का है, कोई 12 किलो का है। समझ रहे हो? 23 अगर मैं एवरेज 10 किलोग्राम का लगाऊं बच्चे को, ठीक है, तो कितना वेट बैठेगा भाई? 230। थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो तो 250 किलोग्राम के आसपास। लेकिन नंबर दोनों का सेम है। हाइड्रोजन के एटम छोटे छोटे हैं भाई, उनका वेट कम है, और जो सोडियम है इसके एटम हैवी हैं, बड़े बड़े हैं, इसलिए उनका वेट ज़्यादा है। हाइड्रोजन का एक एटम 1.008 टाइम हैवियर है कार्बन के 1/12 पार्ट से, और ये कितने टाइम हैवियर है? 23 टाइम्स। ये बात सबको समझ में आ गई क्या बच्चों? अरे हाँ ना में बोलिए।
इसी तरह से बिल्कुल सेम बात आपने समझनी है, मोलिकुलर मास। क्या समझना बेटा? मोलिकुलर मास। चलो जी फटाफट से मोलिकुलर मास की खत्म करते हैं। मोलिकुलर मास, पहले तो बेसिक बात बता दें, एटॉमिक मास को क्या बताया था जी? फॉर्मूला जो पीछे था ना जी जी, इसमें मतलब जो ऊपर कोई ऊपर मास ऑफ वन एटम लेते हैं, 1 एटम ऑफ सोडियम। अगर मैं कह रहा हूँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो सोडियम का लेंगे। वो एम स्क्वायर में होगी ना अपनी यूनिट किसकी? एम स्क्वायर में क्यों होगी? सर क्योंकि बॉटम में भी एम और आंसर में भी AM। अच्छा, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम स्क्वायर हो जाती है, ग्राम से ग्राम कैंसिल नहीं हो जाएगा। सर वही पता ना, बॉटम में ऑलरेडी एक एम है ना फॉर्म में। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव में यूनिट होती है क्या? जब मैं कहता हूँ रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव का मतलब ये है कि भाई एक का अमाउंट है 20 किलोग्राम, दूसरे का अमाउंट है 60 किलोग्राम, उनकी रेशो 20:60, 1:3। तो भाई मास से मास कैंसिल हो गया, यूनिट तो फिर बची ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम उसमें यूनिट यूज कर लेते हैं, अदरवाइज तो यूनिट लेस हो गया प्रोग्राम जब रिलेटिव बात आ गई, ठीक है। समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन अभी भी? अगर मैं सिंपल सी ये बात करूं कि मैंने ऊपर लिखा 10 ग्राम, ये सीधी सी बात है, सिर्फ नीचे मैंने लिखा 5 ग्राम, अरे यूनिट बचेगी क्या भाई? कैंसिल नहीं हो जाएगा, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ऊपर AMU, नीचे भी AMU, ये कैंसिल नहीं हो गई क्या? बचा क्या? यहाँ तो सिर्फ एक रेशो बची भाई बेटा। और ऐसे ही लगाते हैं AMU। हाँ, AMU जो हम लगाते हैं वो रिलेटिवली लगाते हैं, ठीक है। रिलेटिव वर्ड में AMU तो हट ही गया, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस के लिए वी हैव टू यूज AMU या ग्राम, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि 1:3 रेशो है 2 के मास की। अब वो 1:3 तो बड़े तरह से आ सकता है, एक 1 किलोग्राम, एक 3 किलोग्राम, तो भी 1:3 आएगा, एक 10 किलोग्राम, एक 30 किलोग्राम, तो भी 1:3 आएगा, एक 20, एक 60, तो भी 1:3 आएगा। तो एक्चुअल थोड़ा ही है ये, रिलेटिव। मोलिकुलर मास बताइए भाई, सबसे बेसिक डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ, बताओ जल्दी से, इट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। इट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एक तो ये बेसिक बात हो गई, इट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्म में एलिमेंट भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जरा साइंटिफिक डेफिनेशन उसी तरह से लिखिए जैसे उसकी लिखी। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वन मोलिक्यूल, it is the number of times that one molecule of an element or compound, it is the number of times that one molecule of an element or compound is heavier than, बिल्कुल सही, पुरानी डेफिनेशन रिपीट हो रही है बेटा, is heavier than, बताइए, 1/12th part of one atom of carbon 12 आइसोटोप। पुरानी डेफिनेशन से एटम की जगह मॉलिक्यूल लिख दिया बस मैंने। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट a molecule of an element or compound is heavier than 1/12th part of one, वहाँ पर एटम लिखना है, कार्बन 12, 1 एटम 1/12th पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप।
कभी कार्बन को भी मॉलिक्यूल कर दें, कार्बन का एटॉमिक फॉर्म नहीं होता उनका। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद ग्राम मोलिकुलर मास, समझदार बच्चे फटाफट से बता देंगे व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास। व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास, GMM पूरा लिख लेना, ग्राम मोलिकुलर मास, ये लिखिए ग्राम मोलिकुलर, ग्राम मोलिकुलर मास। बताइए बेटा क्या हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास? बिल्कुल सेम उसी तरह से, व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें? ग्राम मोलिकुलर मास, जब मोलिकुलर मास को किस में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है? ग्राम में। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ NH3। अरे मोलिकुलर मास आता है निकालना आपको, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 44 हो गया। NH3 में N का 14, 3 H है, 1 H का 1 होता है तो 17 हो गया, 17 ग्राम। वाटर, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, वाटर बताइए कितना हो जाएगा बेटा? 18 ग्राम। किसको रिप्रेजेंट करेंगे सबके साथ? 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल? उसे लिखते हैं N0 से। N0 को कहा जाता है बच्चे, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर अभी वैल्यू लिखी थी 6.022 10⁻23। इसमें ये मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे हम सब। हाँ, लेकिन आज की डेट में बेटा ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है 6.02। ठीक है, जब ज़्यादातर पुरानी बुक्स हैं उनमें 6.023 लिखा, तो कोई वैसे तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जगह पर 6.022 ही मिलेगा। न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली वैल्यू दी होती है, अगर नहीं दी है तो आप 6.022 लीजिए। समझ में बात आ गई? बोलो बच्चों। अब एक दो बातें और सीखिए कंपटीशन की, छोटी छोटी बातें। 1 AMU अभी बताया था मैंने, बात नहीं करनी भाई, बताओ मैथमेटिकली 1 AMU किसके पर? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, किससे डिवाइड किया? 12। जो ग्राम एटॉमिक मास है बेटा कार्बन का, वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। कितना होता है बेटा? 12 ग्राम लिया गया, राइट? 12 ग्राम। तो जो 12 ग्राम मैंने एटॉमिक मास लिया, बताइए इसमें कितने एटम है कार्बन के? अरे ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम को रिप्रेजेंट करता है? 6.022 23 एटम्स हैं। कितने एटम्स? अगर एक एटम का मास निकालना होगा, बताओ कैसे निकालें? इतने एटम का मास 12 ग्राम, तो एक एटम का कितना? ये बताओ यार, हद है। तो 12 ग्राम में इतने एटम का मास इतना, तो एक का कितना? 12 अपॉन दिस नंबर। ऐसे तो होगा। कैसा मैथमेटिक्स है तुम्हारा? हाँ ना, कुछ बात समझ में आ रही है? तो क्या लिख सकता हूँ इसको? इसको मैं लिख सकता हूँ 12 अपॉन 6.022 23 डिवाइडेड बाई 12। बोलो बताओ बच्चों, कैसे लिखा जा सकता है मैथमेटिकली? 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, ऐसे लिख सकता हूँ। इस 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन
ऊपर ले जाइए 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -23 6.02। अरे ऐसे तो बहुत चीज़ें सिखाई मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऊपर 10 कर लेता हूँ। 10 करने से क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। जानते हो बात? ये 1 में 10 से मल्टीप्लाई हो तो 10 हो गया। ये 10 ऊपर ले गया, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी। यू गेट 10/6.022 10 रेज़ टू दी पावर -24। ये ग्राम में चल रहा है प्रोग्राम, ये ग्राम में चल रहा है। तो बेटा 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड, ठीक है, तो 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्स आती है 1.66। तो 1 AMU ग्राम में किसके इक्वल होता है? अरे देख लिया नंबर, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 कितने ग्राम के? ठीक है बच्चों, mass of one atom of carbon 12, mass of one atom of carbon 12 नीट में पूछा हुआ है। mass of one atom of carbon 12। अच्छा बताइए 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम? अरे 12 ग्राम कार्बन ग्राम एटॉमिक मास है, कितने एटम? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अरे इतनी देर से सिखा क्या रहा हूँ, 47 मिनट का लेक्चर हो गया भाई। बताइए तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है? 6.022 10 रेज़ टू दी पावर 23। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? ये मास है 1 मोल एटम का। तो बेटा एक एटम का कितना हो जाएगा? किससे डिवाइड कर दूं? 6.022 10 रेज़ टू दी पावर 23। ठीक है बेटा, अगर ये 12 है और ये एग्जैक्ट 6 होता तो 2 आ जाता। अब 2 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा, यानी 1.99 10 रेज़ टू दी पावर -23 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का मास होता है। डायरेक्ट एक बार नीट में पूछा गया था। ठीक है भाई, समझ में आ गया?